स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं, फिल्ट्रेशन, जिसे हिंदी में निस्पंदन भी कहते हैं। नमस्ते। हाँ, ये वो प्रक्रिया है जो असल में दवाओं को सेफ और असरदार बनाने की आप कह सकते हैं बुनियाद है। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ दस्तावेजों पर आधारित है। बिल्कुल, उन्हीं से हमें इस तकनीक की बारीकियों का पता चलता है। तो हमारा आज का मिशन क्या है? यही कि फिल्ट्रेशन क्या बला है, क्यों इतना ज़रूरी है दवा बनाने में, कैसे इस्तेमाल होता है, कहाँ होता है, और हाँ, कौन कौन सी तकनीकें हैं इसमें। सही, मतलब हम सब चाहते हैं कि जो दवा हम ले रहे हैं वो एकदम शुद्ध हो, कोई मिलावट ना हो। बिल्कुल। और फिल्ट्रेशन इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाता है ना? हाँ, ये शुद्धता पक्की करने में मदद करता है। तो शुरू करें इसकी बिल्कुल बेसिक परिभाषा से। हाँ, बताइए, फिल्ट्रेशन आखिर है क्या? ते हुए सॉलिड कणों को अलग करते हैं। अच्छा। इसके लिए खास तरह की एक मतलब पोरस चीज इस्तेमाल होती है, एक झिल्ली या परत। इसे कहते हैं फिल्टर मीडियम। पोरस मतलब जिसमें बारीक छेद हो। हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे छेद होते हैं। ये छेद लिक्विड या गैस को तो जाने देते हैं, पर सॉलिड कणों को रोक लेते हैं, वो पार नहीं जा पाते। और फार्मा इंडस्ट्री में तो शुद्धता का लेवल बहुत हाई चाहिए होता है। जैसे हम सुनते हैं प्यूरिफाइड वाटर आईपी ग्रेड के बारे में। क्या वो सिर्फ फिल्ट्रेशन से बन जाता है? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, आईपी ग्रेड का मतलब है इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड वाला पानी, बहुत शुद्ध। फिल्ट्रेशन उसमें से कण मतलब पार्टिकल्स तो हटा देता है, पर सिर्फ फिल्ट्रेशन काफी नहीं है आईपी ग्रेड पानी बनाने के लिए। तो और क्या करना पड़ता है? उसके लिए और भी तरीके अपनाने पड़ते हैं, जैसे आयन एक्सचेंज है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, कई सारी और प्रक्रियाएं हैं। फिल्ट्रेशन उस पूरी चेन का एक जरूरी हिस्सा है, पर अकेला काफी नहीं। समझ गई। अच्छा, एक और शब्द आता है, हम्म, स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन। हम्म। ये क्या फिल्ट्रेशन से अलग है? हाँ, थोड़ा सा फर्क है। जब लिक्विड में सॉलिड कण बहुत ही कम हो, मान लीजिए वजन के हिसाब से 1% से भी कम, ओके। और हमारा मेन मकसद सिर्फ लिक्विड को साफ करना हो, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट बनाना हो, तो उसे स्पष्टीकरण कहते हैं। है ये फिल्ट्रेशन का ही एक रूप, पर फोकस लिक्विड की क्लैरिटी पर ज्यादा है। ठीक है, ये फर्क समझना जरूरी था। अब आगे बढ़ने से पहले हम्म। कुछ खास शब्द हैं जो फिल्ट्रेशन में बार बार आते हैं। जी शायद उन्हें समझ ले तो आगे आसानी होगी। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले है स्लरी। स्लरी। हाँ, स्लरी ये वो मिक्सचर है जिसे हमें फिल्टर करना है, मतलब वो लिक्विड जिसमें सॉलिड कण मिले हुए हैं। ठीक है। और दूसरा है फिल्टर मीडियम। जैसा अभी बताया, ये वो पोरस परत है जिससे स्लरी को गुजारते हैं। ये कोई खास कपड़ा हो सकता है, कागज, मेम्ब्रेन, कुछ भी। और जब फिल्टर करते हैं तो सॉलिड कहीं जमा होता होगा? हाँ बिल्कुल। जब स्लरी फिल्टर मीडियम से गुजरती है तो सॉलिड कण मीडियम की सतह पर जमा हो जाते हैं। इस जमी हुई परत को कहते हैं फिल्टर केक। फिल्टर केक। ओके। और जो साफ लिक्विड निकल गया? उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट। हाँ, वो छना हुआ साफ लिक्विड। स्लरी, फिल्टर मीडियम, फिल्टर केक, फिल्ट्रेट। समझ गई। हाँ, ये 4 शब्द पूरी प्रक्रिया के आप कह सकते हैं पिलर्स हैं। तो अब जब ये टर्म्स क्लियर हैं, हम्म। चलिए ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मतलब कण रुक कैसे जाते हैं और लिक्विड आगे कैसे बढ़ता है। देखिए, सिद्धांत तो बड़ा सीधा सा है। जो फिल्टर मीडियम के छेद हैं, उनका साइज उन सॉलिड कणों से छोटा होता है जिन्हें हमें हटाना है। ठीक है। अब जब स्लरी को इस मीडियम पर डालते हैं, तो या तो ऊपर से प्रेशर लगाया जाता है, या नीचे से खींचा जाता है वैक्यूम, या फिर सिर्फ ग्रेविटी से काम चल जाता है। दबाव या खिंचाव से। हाँ, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड उन छोटे छेदों से निकल जाता है। और सॉलिड कण वही रह जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो छेदों से बड़े हैं, या तो वो सतह पर ही अटक जाते हैं, या अगर मीडियम मोटा है तो अंदर के टेढ़े मेढ़े रास्तों में फंस जाते हैं। इस तरह वो लिक्विड से अलग हो जाते हैं। तो प्रेशर लिक्विड को धकेलता है और फिल्टर मीडियम सॉलिड को रोक लेता है। हाँ, यही इसका निचोड़ है। ये तो समझ आ गया। अब आते हैं इसके असली इस्तेमाल पर। फार्मा इंडस्ट्री में फिल्ट्रेशन कहाँ-कहाँ यूज होता है? अरे, इसका इस्तेमाल तो बहुत जगह है। सबसे जरूरी शायद है स्टेराइल प्रोडक्ट्स बनाना। स्टेराइल मतलब पूरी तरह से बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब से मुक्त। जैसे इंजेक्शंस हैं, आई ड्रॉप्स हैं, कुछ इनहेलर्स भी। अच्छा। इनको बनाते वक्त हवा और लिक्विड दोनों को बहुत बारीक फिल्टर से गुजारना पड़ता है। हवा के लिए हेपा फिल्टर्स होते हैं, लिक्विड के लिए मेम्ब्रेन फिल्टर्स, ताकि दवा में कोई जर्म ना चला जाए। ओके। स्टेराइल के अलावा और कहाँ? फिर बल्क ड्रग्स बनाने में इसका बहुत रोल है। बल्क ड्रग मतलब दवा का मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट
API जिसे कहते हैं, हाँ, उसको बनाने के प्रोसेस में कई बार सॉलिड को लिक्विड से अलग करना पड़ता है। फिर जो पीने वाले सिरप होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, उनको बनाते वक्त भी फिल्ट्रेशन चाहिए ताकि उनमें कोई कण ना दिखें, वो साफ लगें। और क्या इसका पर्यावरण से भी कोई कनेक्शन है? हाँ बिल्कुल। जो दवा फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है, वेस्ट वाटर, उसके ट्रीटमेंट में भी फिल्ट्रेशन एक अहम स्टेप है। पानी को साफ करके दोबारा यूज करने लायक बनाने या डिस्चार्ज करने से पहले सॉलिड गंदगी हटानी पड़ती है। आप स्टेराइल प्रोडक्ट्स वाली बात पर जोर दे रहे थे, ये इतना अहम क्यों है? हाँ देखे, यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। इंजेक्शन जैसी दवाएं कहाँ जाती हैं? सीधे हमारे खून में। सही। अगर उनमें जरा से भी बैक्टीरिया या कोई और माइक्रोब हो तो सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। गंभीर इन्फेक्शन, सेप्सिस, जान भी जा सकती है। ओह, इसी तरह आंखों की दवाएं, आंखें कितनी नाजुक होती हैं, जरा सी भी गंदगी या इन्फेक्शन परमानेंट डैमेज कर सकता है। हाँ बिल्कुल। तो इन प्रोडक्ट्स के लिए फिल्ट्रेशन सिर्फ सफाई नहीं, ये मरीज की सीधी सुरक्षा का सवाल है। इसमें जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं होती। प्रोसेस बहुत कंट्रोल्ड और सटीक होना ही चाहिए। ये तो वाकई बहुत बहुत जरूरी बात है। अच्छा, अब अगर फिल्ट्रेशन के तरीकों पर आएं, तो सुना है 2 मेन टाइप होते हैं, सरफेस फिल्ट्रेशन और डेप्थ फिल्ट्रेशन। क्या फर्क है इन दोनों में? हाँ, ये क्लासिफिकेशन इस बेस पर है कि कण फिल्टर मीडियम में रुकते कहाँ हैं। सरफेस फिल्ट्रेशन में, जैसा नाम से पता चल रहा है, ज्यादातर कण फिल्टर मीडियम की सतह पर ही जमा हो जाते हैं। सतह पर? हाँ, मीडियम के छेद कणों से छोटे होते हैं। ये एक तरह से छलनी की तरह काम करता है। स्क्रीन फिल्ट्रेशन भी कहते हैं इसे कभी-कभी। ठीक है। और डेप्थ फिल्ट्रेशन? डेप्थ फिल्ट्रेशन में फिल्टर मीडियम मोटा होता है, अंदर से रेशों का या कणों का एक कॉम्प्लेक्स जाल जैसा होता है। अंदर जाल जैसा? हाँ, इसमें कण सिर्फ सतह पर नहीं रुकते, बल्कि मीडियम की गहराई में अंदर के टेढ़े-मेढ़े रास्तों में फंसते हैं, उलझते हैं। यहाँ ये जरूरी नहीं कि मीडियम के छेद कणों से छोटे ही हों। कण अंदर जाके एड्सॉर्ब हो जाते हैं या फंस जाते हैं। तो जब चुनना हो इन दोनों में से, तो क्या देखकर चुनते हैं? क्या फायदे नुकसान है? यहीं पर दवा बनाने वाले इंजीनियर की समझ काम आती है। देखिए, सरफेस फिल्टर जैसे मेम्ब्रेन फिल्टर, ये बहुत प्रिसाइज साइज के कणों को रोकते हैं। प्रिसाइज? हाँ, अगर आपको पता है कि 0.2 माइक्रोन से बड़े सारे बैक्टीरिया हटाने हैं, तो आप 0.2 माइक्रोन का सरफेस फिल्टर यूज करेंगे, वो पक्का हटा देगा। अच्छा। लेकिन इनकी कैपेसिटी, गंदगी रोकने की क्षमता, अक्सर कम होती है। ये जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं। और मेम्ब्रेन फिल्टर थोड़े नाजुक भी हो सकते हैं, उन्हें सपोर्ट चाहिए, खास होल्डर लगते हैं, तो खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। और डेप्थ फिल्टर, जैसे आपने सिरेमिक या सिंटर्ड ग्लास का नाम लिया था? हाँ, डेप्थ फिल्टर ज्यादा मजबूत होते हैं और इनकी गंदगी रोकने की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। ये ज्यादा गंदे लिक्विड को भी देर तक फिल्टर कर सकते हैं बिना ब्लॉक हुए। लेकिन ये उतने प्रिसाइज नहीं होते। ये किस साइज के कण रोकेंगे, ये पक्का कहना मुश्किल होता है। ये उन कणों को भी रोक सकते हैं जो इनके छेदों से छोटे हों, पर ये अक्सर सस्ते होते हैं और हैंडल करना आसान होता है। तो चुनाव जरूरत पर है, सटीकता चाहिए या ज्यादा गंदगी हटानी है? बिल्कुल। अगर स्टेराइल फिल्ट्रेशन करना है, बैक्टीरिया हटाना है, तो सरफेस मेम्ब्रेन फिल्टर। अगर शुरुआती सफाई करनी है, ज्यादा गंदगी हटानी है, तो शायद डेप्थ फिल्टर बेहतर हो। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। एक तरफ सटीकता, दूसरी तरफ क्षमता और मजबूती। हाँ, बिल्कुल यही बात है। क्या फिल्ट्रेशन को समझने के लिए कोई साइंटिफिक सिद्धांत या इक्वेशंस भी हैं? क्या इसे गणित से समझा जा सकता है? हाँ बिल्कुल। फिल्ट्रेशन की रेट, कितनी तेजी से होगा और कितना असरदार होगा, इसे समझने के लिए कई मैथमेटिकल मॉडल्स बने हैं। हम उनके पूरे गणित में नहीं जाएंगे, वो काफी जटिल हो सकता है। हाँ, बस बेसिक आइडिया मिल जाए। हाँ, तो 3 मुख्य इक्वेशंस का जिक्र आता है। एक है पॉइज़वेल्स इक्वेशन। ये असल में पतली ट्यूब्स में लिक्विड के फ्लो को समझाती है और फिल्ट्रेशन को भी उसी तरह देखने की कोशिश करती है। ओके। दूसरी है डार्सी इक्वेशन। ये फिल्टर बेड की मोटाई को ध्यान में रखती है और ये बताती है कि फिल्ट्रेशन की रेट किन चीजों पर निर्भर करती है, जैसे प्रेशर कितना है, लिक्विड कितना गाढ़ा है, फिल्टर मीडियम कैसा है, वगैरह। और तीसरी है कोज़िनी-कारमेन इक्वेशन। ये डार्सी इक्वेशन को और बेहतर बनाती है, खासकर तब जब फिल्टर मीडियम दानेदार हो या रेशों से बना हो। ये फार्मा इंडस्ट्री में फिल्ट्रेशन प्रोसेस को डिजाइन करने और सुधारने में काफी इस्तेमाल होती है। तो इन इक्वेशन से ये भी पता चलता होगा कि कौन सी चीजें हैं जो फिल्ट्रेशन पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं, वो मेन फैक्टर्स क्या हैं? हाँ, कई सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ काम करते हैं। पहला तो है खुद सॉलिड कणों की प्रॉपर्टीज। जैसे उनका साइज क्या है, शेप कैसी है, गोल हैं या नुकीले टेढ़े मेढ़े हैं,
क्या उन पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है? ये सब तय करता है कि वो फिल्टर मीडियम से कैसे चिपकेंगे और फिल्टर केक कैसा बनेगा, पोरस बनेगा या एकदम ठोस। और लिक्विड का भी असर होता होगा? हाँ बिल्कुल, लिक्विड की डेंसिटी और खासकर उसकी विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जितना गाढ़ा लिक्विड उतना मुश्किल और धीमा फिल्ट्रेशन। सही। और अगर लिक्विड कोरोसिव है मतलब मेटल वगैरह को गला सकता है तो फिल्टर मीडियम भी ऐसा चुनना पड़ेगा जो खराब ना हो। और स्लरी में सॉलिड कितना है, इससे फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। स्लरी में सॉलिड की परसेंटेज कितनी है और ये कण कितनी जल्दी नीचे बैठकर फिल्टर केक बनाते हैं, ये रेट को बहुत अफेक्ट करता है। अगर केक बहुत जल्दी बन गया और बहुत कॉम्पैक्ट मतलब ठोस बन गया तो वो लिक्विड का रास्ता ही रोक देगा। ओह, फिल्ट्रेशन धीमा हो जाएगा या रुक भी सकता है। और क्या फिल्ट्रेशन का मकसद भी इम्पोर्टेंट है? मतलब हम क्या पाना चाहते हैं? हाँ, ये भी एक फैक्टर है। क्या हमारा मेन गोल साफ लिक्विड यानी फिल्ट्रेट पाना है या हमें वो जमा हुआ सॉलिड यानी फिल्टर केक चाहिए या दोनों ही चाहिए? इसी के हिसाब से प्रोसेस और इक्विपमेंट चुना जाता है। तो अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये सारे फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं? हाँ, ये सब इंटरलिंक्ड हैं। जैसे बहुत छोटे पार्टिकल्स ज्यादा कॉम्पैक्ट केक बना सकते हैं। फिर अगर लिक्विड गाढ़ा भी है तो फिल्ट्रेशन और मुश्किल हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से शायद रेट बढ़े, पर हो सकता है केक और दब जाए और रेट कम हो जाए। तो इन सब को बैलेंस करना पड़ता है। एक कामयाब फिल्ट्रेशन प्रोसेस डिजाइन करने के लिए इन सारे फैक्टर्स और उनके इंटरैक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी फिल्ट्रेशन करना मुश्किल हो जाता होगा, खासकर जब कण बहुत बारीक हों या चिपचिपे हों जो फिल्टर मीडियम को ब्लॉक कर देते हों। ऐसी सिचुएशन में फिल्टर एड्स का नाम सुना है, ये क्या होते हैं? हाँ, फिल्टर एड्स बहुत काम आते हैं ऐसी मुश्किलों में। ये असल में कुछ खास तरह के पाउडर जैसे पदार्थ होते हैं। पाउडर? हाँ, इनॉट पाउडर होते हैं ज्यादातर, जैसे किसिलकुअर है या परलाइट है, सेल्यूलोज है। इन्हें या तो फिल्ट्रेशन से पहले स्लरी में ही मिला देते हैं। अच्छा, स्लरी में? हाँ, या फिर फिल्टर शुरू करने से पहले फिल्टर मीडियम के ऊपर इनकी एक पतली लेयर बिछा देते हैं। इसे प्री कोटिंग कहते हैं। और ये मदद कैसे करते हैं? ये पाउडर क्या करते हैं? ये फिल्टर एड्स खुद बहुत पोरस होते हैं, मतलब इनमें बहुत सारे छोटे छोटे रास्ते होते हैं। जब ये फिल्टर मीडियम पर या फिल्टर केक के साथ मिलते हैं तो ये एक ज्यादा खुली, ज्यादा पोरस संरचना बना देते हैं। ओह, ओके। इससे लिक्विड आसानी से बह पाता है और जो बारीक या चिपचिपे कण फिल्टर मीडियम के छेदों को ब्लॉक कर सकते थे, वो अब इस फिल्टर एड की परत में फंस जाते हैं। मीडियम ब्लॉक नहीं होता। तो ये एक तरह से मेन फिल्टर की मदद करते हैं। बिल्कुल, ये एक सहायक फिल्टर लेयर बना देते हैं जो फिल्ट्रेशन को आसान और तेज कर देती है और फिल्टर मीडियम की लाइफ भी बढ़ाती है। इसके कुछ आम उदाहरण क्या हैं? आपने कीसलगोहर का नाम लिया। हाँ, कीसलगोर या डायटोमेशियस अर्थ सबसे कॉमन है। ये मरे हुए समुद्री शैवाल डायटम्स के फॉसिल से बनता है। इसके अलावा परलाइट है जो एक तरह का वोल्केनिक ग्लास है। सेल्यूलोज पाउडर भी यूज होता है। टैल्क, चारकोल, बेंटोनाइट, फुलर्स अर्थ, ये सब भी फिल्टर एड की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। स्रोत दस्तावेजों में एस्बेस्टस का भी जिक्र था शायद। हाँ, स्रोत में एस्बेस्टस का उल्लेख फिल्टर एड के रूप में मिलता है। ये जानना जरूरी है कि ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग होता था, लेकिन अब स्वास्थ्य पर इसके गंभीर खतरों की वजह से इसका इस्तेमाल लगभग बंद हो गया है या बहुत ही नियंत्रित स्थितियों में होता है। हम यहाँ सिर्फ वो बता रहे हैं जो स्रोत में लिखा है। समझ गई। चलिए, अब कुछ खास फिल्ट्रेशन उपकरणों पर आते हैं। इतने सारे तरह के फिल्टर होते हैं, शायद हम कुछ मुख्य कैटेगरीज या उदाहरणों पर फोकस करें। हाँ, वो बेहतर रहेगा। बहुत सारे हैं, हम उन्हें उनके काम या बनावट के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे एक अहम कैटेगरी है जो स्टराइल फिल्ट्रेशन के लिए यूज होती है। अच्छा, स्टेरिलिटी के लिए कौन से? इसमें सबसे कॉमन और जरूरी है मेम्ब्रेन फिल्टर्स। मेम्ब्रेन फिल्टर्स हमने पहले भी बात की थी। हाँ, वो 0.22 माइक्रोन वाले। बिल्कुल। इनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि इनके छेदों का साइज बहुत सटीक, बहुत यूनिफॉर्म होता है। तो 0.22 माइक्रोन वाला मेम्ब्रेन फिल्टर बैक्टीरिया को हटाने के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। ये दिखते कैसे हैं? ये पतली शीट जैसी होती हैं, अक्सर सेल्यूलोज एस्टर या दूसरे पॉलीमर्स की बनी होती हैं। ये सरफेस फिल्ट्रेशन के सिद्धांत पर काम करती हैं, मतलब छलनी की तरह। इंजेक्शन, आई ड्रॉप्स और दूसरी स्टेराइल दवाओं के फाइनल फिल्ट्रेशन में इनका बहुत इस्तेमाल होता है। ओके, क्या इसी कैटेगरी में और भी हैं स्टेराइल फिल्ट्रेशन के लिए? कुछ हद तक सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स भी आते हैं। ये बोरोसिलिकेट कांच के बारीक कणों को गर्म करके आपस में जोड़ा जाता है, सिंटर किया जाता है। कांच के फिल्टर? हाँ, इनके अलग अलग ग्रेड होते हैं।
छेदों के साइज के हिसाब से। जो सबसे बारीक ग्रेड हैं जैसे ग्रेड 5 वो कुछ हद तक बैक्टीरिया रोक सकते हैं, तो इनका इस्तेमाल कुछ स्टेराइल फिल्ट्रेशन में हो सकता है, खासकर लैब स्केल पर। लेकिन इनकी सीमाएं भी होंगी। हाँ, ये मेम्ब्रेन जितने सटीक नहीं होते और ये टॉक्सिन्स या पायरोजेंस बुखार पैदा करने वाले पदार्थ नहीं हटा सकते, तो इनका उपयोग सीमित है। ठीक है। अब अगर हमें ज्यादा मात्रा में लिक्विड फिल्टर करना हो या जिसमें सॉलिड ज्यादा हो, तब कौन से उपकरण काम आते हैं? हाँ, जब प्रोडक्शन स्केल की बात आती है तो बड़े और ज्यादा मजबूत इक्विपमेंट चाहिए। एक बहुत पुराना और भरोसेमंद डिजाइन है प्लेट और फ्रेम फिल्टर प्रेस, प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस। ये कैसा होता है? इसमें बहुत सारी प्लेट्स और उनके बीच खोखले फ्रेम्स की एक स्टैक होती है। प्लेट्स पर फिल्टर क्लॉथ या पेपर लगा होता है। स्लरी को प्रेशर से इन फ्रेम्स में पंप किया जाता है। लिक्विड कपड़े से छनकर प्लेट्स के चैनल से बाहर निकल जाता है और सॉलिड केक फ्रेम्स में जमा होता रहता है। इसकी क्या खूबी है? इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। अब एक बार में काफी लिक्विड फिल्टर हो सकता है। ये काफी मजबूत होता है, हाई प्रेशर झेल सकता है। फार्मा में फर्मेंटेशन के बाद सेल्स हटाने में या इंसुलिन जैसे प्रोटीन प्रोडक्ट्स को साफ करने में इसका इस्तेमाल होता रहा है। अच्छा। और अगर स्लरी में सॉलिड बहुत ही ज्यादा हो, मान लीजिए 20-30% या उससे भी ज्यादा, ऐसी सिचुएशन के लिए रोटरी ड्रम फिल्टर या वैक्यूम ड्रम फिल्टर बहुत कारगर है। ड्रम फिल्टर। हाँ, ये एक बड़ा सा ड्रम होता है जो धीरे धीरे घूमता है। इसकी बाहरी सतह पर फिल्टर क्लॉथ लगा होता है। ड्रम का निचला हिस्सा स्लरी के टैंक में डूबा रहता है। ड्रम के अंदर वैक्यूम होता है जो लिक्विड को खींचकर अंदर ले जाता है। और सॉलिड केक ड्रम की सतह पर जमा होता जाता है। जैसे जैसे ड्रम घूमता है, ये केक सूखता है, इसे धोया जा सकता है और फिर एक चाकू, डॉक्टर नाइफ, इसे खुरचकर लगातार हटाता रहता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाँ, ये लगातार चलता रहता है। ये बहुत ज्यादा सॉलिड वाली स्लरी के लिए बहुत अच्छा है। जैसे पेनिसिलिन बनाने में फंगस माइसीलियम को हटाने के लिए इसका खूब इस्तेमाल होता है। क्या कोई ऐसा फिल्टर है जो बस सामान्य सफाई या पॉलिशिंग के लिए यूज होता हो, मतलब आखिर में थोड़ी बहुत बची खुची गंदगी हटाने के लिए? हाँ, उसके लिए कार्ट्रिज फिल्टर्स बहुत पॉपुलर हैं। इनमें फिल्टर मीडियम एक सिलिंड्रिकल कार्ट्रिज के रूप में आता है जिसे एक होल्डर में फिट किया जाता है। ये बदले जा सकते हैं? हाँ, ये अक्सर डिस्पोजेबल होते हैं। यूज करो और फेंक दो, या कभी कभी साफ करके दोबारा भी यूज कर लेते हैं। ये अक्सर किसी प्रोसेस के आखिर में लगाए जाते हैं या भरने से ठीक पहले, ताकि लिक्विड में कोई भी महीन कण रह गया हो तो वो निकल जाए। जैसे इंजेक्शन या आई ड्रॉप्स के लिए? बिल्कुल। पैरेंट्रल इंजेक्शन और ऑप्थेल्मिक आंखों की दवा घोलों को फाइनल पार्टिकल फ्री बनाने में ये बहुत मदद करते हैं। ये ज्यादातर स्ट्रेनिंग के सिद्धांत पर काम करते हैं, मतलब बड़े कणों को रोकते हैं। तो हमने देखा कि जरूरत के हिसाब से कितने अलग अलग तरह के फिल्टर हैं। स्टेरिलिटी के लिए मेम्ब्रेन, ज्यादा मात्रा के लिए प्लेट एंड फ्रेम, बहुत ज्यादा सॉलिड के लिए रोटरी ड्रम और फाइनल सफाई के लिए कार्ट्रिज। हर काम के लिए एक खास टूल है। बिल्कुल सही। और यहाँ ये समझना भी दिलचस्प है कि कौन सा उपकरण चुनना है, ये सिर्फ जरूरत पर ही नहीं बल्कि और भी चीजों पर निर्भर करता है। जैसे आप लैब में काम कर रहे हैं या फैक्ट्री में, आपका बजट कितना है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही सही चुनाव किया जाता है। और सही चुनाव ही फिल्ट्रेशन की कामयाबी की गारंटी है। स्रोत में कुछ और छोटी छोटी रोचक बातें भी थीं, जैसे फिल्टर कैंडल्स का जिक्र था। वो किससे बनी होती हैं? हाँ, स्रोत के मुताबिक पारंपरिक फिल्टर कैंडल सिलेग्यूहर से बनाई जाती थी। ओके। और फर्मेंटेशन टैंक में जो ऊपर खाली जगह छोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हेड स्पेस कहते हैं। ये गैसों के आने जाने और अगर झाग बने तो उसके लिए जगह देता है। ठीक है। और एक बार फिर से एस्बेस्टस का उपयोग, स्रोत में इसका कहाँ जिक्र था? हाँ, स्रोत दस्तावेज में इसका उल्लेख फिल्टर 8 के रूप में था। और एक और फिल्टर है सिट्स फिल्टर, उसके फिल्टर पैड बनाने में भी एस्बेस्टस का जिक्र है। जैसा हमने पहले भी कहा, ये ऐतिहासिक जानकारी है। आज की तारीख में स्वास्थ्य जोखिमों के कारण इसका उपयोग लगभग नहीं होता। समझ गई। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? क्या मुख्य बातें रहीं जो हमें याद रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात तो यही है कि फिल्ट्रेशन सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस भर नहीं है। ये फार्मास्यूटिकल क्वालिटी और सेफ्टी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। दवा कितनी शुद्ध है, कितनी असरदार है और मरीज के लिए कितनी सुरक्षित है, ये सब कहीं ना कहीं सही तरीके से की गई फिल्ट्रेशन पर टिका होता है। हाँ, और ये भी साफ हुआ कि कोई एक तरीका या एक फिल्टर हर काम के लिए नहीं है। वन साइज फिट्स ऑल यहाँ नहीं चलता। बिल्कुल। हर जरूरत के लिए, चाहे वो पूरी स्टेरिलिटी पाना हो
या बस कण हटाना हो, या बहुत सारा सॉलिड हैंडल करना हो, अलग खास तरह के फिल्टर और तकनीकें मौजूद हैं। और फिल्ट्रेशन कामयाब होगा या नहीं, ये सिर्फ मशीन पर डिपेंड नहीं करता। सही कहा। ये लिक्विड कैसा है, सॉलिड कैसा है, फिल्टर मीडियम कैसा है, और ये सब आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, इन सबको समझना पड़ता है। ये एक मल्टी डायमेंशनल साइंस है। तो चलिए अपनी श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं। जरूर। देखिए, साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हम अब नैनो मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिक्स बना रहे हैं, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स वगैरह। हाँ, ये तो बिल्कुल नई तरह की दवाएं हैं। और इनकी बनावट अक्सर बहुत नाजुक होती है। इनकी शुद्धता की ज़रूरतें भी पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी अभी की फिल्ट्रेशन टेक्निक्स, जो पिछले कई दशकों में विकसित हुई हैं, भविष्य की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए काफ़ी होंगी? अच्छा सवाल है। या फिर हमें इन अल्ट्रा सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को प्योरीफाई करने के लिए बिल्कुल नए तरीकों, बिल्कुल नई सेपरेशन मेथड्स का आविष्कार करना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में फार्मा साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के सामने बड़ा बना रहेगा। वाकई एक बहुत अहम सवाल। और इसी विचार के साथ आज की इस गहरी छानबीन को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।